जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू टम जी टीचिंग्स। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट्स में दें और सबसे ज़रूरी पढ़ाई पे ध्यान दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और डेफिनेशंस को, एग्जांपल्स को अच्छी तरह देखेंगे। ठीक है जी। हमारे पास सबसे लेके है फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिफरेंस। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है उनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट भी होती है, जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट कंटेन नहीं करते। फिजिकल क्वांटिटीज़ एग्जाम्पल हो सकती है लेंथ, मैस, टाइम, जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है इंटेलिजेंस, इमोशंस, बिहेवियर। फिजिकल क्वांटिटीज़ के आगे से दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेजरमेंट के अंदर और साइंटिस्ट ने इनको सिलेक्ट किया आर्बिट्रेरीली। इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती है हमारे पास लेंथ, मैस, टाइम, 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, जबकि हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं ये वो क्वांटिटीज़ हैं दैट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। क्योंकि ड्राइव क्वांटिटीज़ के नाम से पता लग रहा है। इसकी एग्जाम्पल्स में क्या है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स। जी स्टूडेंट्स, तो हम जिक्र करेंगे प्रीफिक्स का। एसआई प्रीफिक्स क्या होते हैं? एसआई प्रीफिक्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि पावर ऑफ 10 में लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10⁴ है, 3 मल्टीप्लाई 10⁴ है, तो आपको प्रीफिक्स का टेबल लाजमी याद करना है। ये हमारे पास प्रीफिक्स का टेबल है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक किलो बहुत ज़रूरी होता है, एक मिली बहुत कॉमन है आपके लेवल पे, और एक यहाँ पे हमारे पास था ये माइक्रो। इस तरह के 3-4 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको सबकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। कोई भी आपसे एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के, साइंटिफिक नोटेशन में से लिखा है इट इज़ द शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। अब मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन में कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगी और इसमें हम प्रीफिक्स भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपने याद रखना है कि हमेशा जो पॉइंट होता है ना वो हमने सिग्निफिकेंट वैल्यू के पहले लगाना है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। हमने इसको कहाँ पे ले जाना है, सिग्निफिकेंट वैल्यू के पहले यहाँ पे, ओके। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम अपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये बस आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, ओके। हम लिखेंगे 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 जम्प्स 3। ये किसका लिखा है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। हमारा यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। हमने इसको सिग्निफिकेंट वैल्यू के पहले लगाना है यहाँ पे, ओके। 1 2 3 जम्प्स ही हुई हैं, मगर ये कहाँ से गया, लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, ओके। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओके। अब देखो जी -3 को हम किस में चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, मिली में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास +3 है, 10⁻+3, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, किलो में। ये आपने साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, हमने इसको मूव करवाना है एक सिग्निफिकेंट वैल्यू के बाद में। हम यहाँ पे लिखेंगे 5.076, ओके। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब आप देखो जी यहाँ पे पॉइंट है ना, कितने जम्प्स हुए, 3। कहाँ पे हुए, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो आप क्या लिख दोगे, किलो, 5.00076 किलो, ओके। अब देखो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है हमारा पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे। आपने इसको जंप करवाना है यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे, 1.38। आप काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो हम जिक्र करेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे हमारे पास क्या होता है, मीटर रूल। मीटर रूल आपको नाम से लग रहा है, मीटर रूल किसके इक्वल है, 1 मीटर के। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और आपने याद रखना है कि मीटर रूल जो है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, 1 मिलीमीटर। और ये लेबॉर्ट्रीज में कॉमनली इस्तेमाल होता है लेंथ को मेजर करने के लिए। अगला जो लेंथ मेजरिंग डिवाइस है हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर। इट हेल्प्स टू मेजर द लेंथ अप टू 1/10 पार्ट द मिलीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास लीस्ट काउंट है 1/10 पार्ट है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है जी। अब उसने आपको कहा है कि वर्नियर कैलिपर की जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, 2 स्केल्स होते हैं, एक उसमें मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल। जैसे हमें नजर आ रहा है डायग्राम में, ये हमारे पास मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, ठीक है जी। अब अपने याद रखना है हमेशा कि अगर आपका जो है ना ये 0 दोनों कंसाइड किए, मेन स्केल के और वर्नियर स्केल का 0 कंसाइड करेगा, तो इसका मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको बताया कि जिस
ना लेबॉर्ट्रीज में पड़े पड़े नॉन स्टॉप यूज़ की वजह से स्कूल्स की लेबॉर्ट्रीज़ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि ज़ीरो जो है ना, ये वर्नियर स्केल वाला मेन स्केल वाले ज़ीरो के साथ कंसाइड नहीं करता, थोड़ा सा या तो राइट पे या तो लेफ्ट पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर। अगर तो आपका ज़ीरो मेन स्केल वाला वर्नियर स्केल के राइट पे होगा तो वो है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, अगर लेफ्ट पे होगा तो वो क्या है, नेगेटिव ज़ीरो एरर। ओके, अब याद रखना है कि लीस्ट काउंट हमें तो पता है कि क्या है, हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर। लेकिन लीस्ट काउंट फाइंड करने के हमारे पास क्या है, दो फार्मूलाज है। एक पहला फार्मूला क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन को हमने किससे माइनस कर देना, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से। ठीक है जी, मेन स्केल की पहली डिवीजन क्या थी, 1 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल भी क्या थी, 0.9 मिलीमीटर। या तो एक है कि जो हमने पढ़ा था कि एक मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स। देखो एक मेन स्केल की क्या डिवीजन है, 1 मिलीमीटर, और टोटल डिवीजन्स कितनी, 10, तो हम डिवाइड करेंगे तो वही लीस्ट काउंट आ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रू गज। स्क्रू गज जो है वो एक वर्नियर कैलिपर की तरह एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है। स्क्रू गज में क्या हम पढ़ेंगे, इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ द वायर। आप लोग सोच रहे होंगे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गज में डिफरेंस क्या, आपने याद रखना है कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास था 0.1 मिलीमीटर, जबकि जो स्क्रू गज है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे आपने याद रखना है, हमारे पास एनविल है, ये स्पिंडल है, ठीक है, ये इसका फ्रेम है। आपने याद रखना है, मैंने बहुत नीट करके बनाया, मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी। ये आपका इसका सर्कुलर स्केल है, ठीक है, और ये मेन थिम्बल है जिसको मूव करते हैं ना, मेन स्केल है, सॉरी ये थिम्बल है, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास जो डायग्राम है इसके मुताबिक क्या है, ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या है, इसका मेन फ्रेम है, एनविल है। अब देखें जी, हमारे पास यहाँ पे भी दो स्केल्स है, कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ, ठीक है। एक जो हमारे पास है ना मेन स्केल वो ये है, ठीक है, ये आपका मेन स्केल है, और जिसके साथ सर्कुलर स्केल है वो ये है। ये जो लगा हुआ है ना थिम्बल, ये जब इसको एक दफ़ा मूव करते हो ना तो ये मेन स्केल 0.5 टाइम्स जो है ना वो क्या होती है, 0.5 मिलीमीटर मूव होती है, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो स्क्रू गॉज है उसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, दो स्केल्स हैं, एक मेन स्केल है, एक सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल ये है, सर्कुलर स्केल ये है, और ये थिम्बल है। जब आप इसको एक दफ़ा मूव करोगे तो स्पिंडल एक दफ़ा मूव होगा, यानी जो सर्कुलर स्केल है आपने याद रखना है कि उसके ऊपर मिनिमम डिवीजन जो है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, और डिवीजन्स है कितनी, 50 डिवीजन्स है और 0.5 मिलीमीटर। ओके, अब देखो यहाँ भी उसने आपको क्या कहा, पिच क्या होती है स्क्रू गेज की, व्हेन अ थिम्बल मूव, जब ये थिम्बल मूव करेगा स्पिंडल मूव करेगा, ठीक है जी। कितनी दफ़ा मूव करेगा, 0.5 मिलीमीटर मेन स्केल के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन होती है 0.5 मिलीमीटर, टोटल डिवीजन्स कितनी, 50 डिवीजन। तो हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल पिच और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है जी। 50 डिवीजन्स होगी, 0.5 मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन, आप डिवाइड करोगे आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल में क्या था लीस्ट काउंट, 0.1 मिलीमीटर। अब हमारे पास है जीरो एरर। अब देखो जी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें स्टूडेंट्स, ये यहाँ भी हमारे पास क्या है, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। जब मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों के जीरो कंसाइड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या बना है, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा कंटेनर है जो कि किससे बना है, ग्लास से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से, ठीक है जी। ये किस तरह के शेप का होता है, इसके ऊपर सारी जो मेजरमेंट्स लिखी होती हैं या तो वो सेंटीमीटर में होती है, किस में होती है, मिलीलीटर के अंदर। आपने हमेशा याद रखना है कि जो वाटर का मनिस्कस होता है ना टॉप लेवल, उसको देखने के लिए हमेशा आपने सामने से देखना, ना ऊपर से ना नीचे से, बिल्कुल इसके, ठीक है जी, इस तरह से सामने से। ओके, और एक और बात आपने याद रखनी है, इस हेडिंग में हमारे पास एक और बात गिवन थी, क्या, मनिस्कस। मनिस्कस क्या होता है, कर्व एट द टॉप ऑफ लिक्विड सरफेस। ये हमारे पास पानी है, इसके ऊपर जो कर्व होगा ना, कर्व, उसको क्या बोलते हैं, मनिस्कस। जो वाटर का मनिस्कस होता है वो कौन सा होता है, कनकेव, जबकि जो मर्क्यूरी का मनिस्कस होता है वो किस तरह का होता है, कन्वेक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड क्यों इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, आपको बताया कि हमेशा इस तरह हो सकता है कि आपके पास जो पूरी बॉडी है ना, सॉलिड बॉडी, वो इसके अंदर फिक्स नहीं हो रही, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइड से एक ओपनिंग छोड़ दोगे। व्हेन सॉलिड बॉडी कैन नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर वी यूज द डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, ठीक है जी। आपने क्या करना है कि साइड से साइड ओपनिंग छोड़ दिए, पानी इतना रखना है कि बिल्कुल अगर आप कोई भी चीज़ डिप करो तो बाहर निकल जाए। फिर आपने ये करना है, एक थ्रेड पे अपना सरफेस बांधना ऑब्जेक्ट जिसको आपने मेजर करना है। जब आप उस ऑब्जेक्ट को डिप करोगे तो जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलेगा ना, वो पानी आपने क्या करना है, जो डिस्प्लेसमेंट वाटर आपके से इकट्ठा होगा इस बीकर के अंदर, आपने ये करना है उसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मेजर करना है, और वो जो डिस्प्लेस वाटर होगा ना वही उस ऑब्जेक्ट के वेट को आपका बताएगा, ठीक है, कि और जो ऑब्जेक्ट हमने डाला था उसका क्या वेट है, उसका क्या मैस है, क्या वॉल्यूम है। ओके,
जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट के हमारे पास क्या है, तीन टाइप्स होती हैं एरर्स की, ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड द थर्ड वन इज रैंडम एरर। फर्स्ट जो हमारे पास है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर इज ड्यू टू द पर्सनल परफॉर्मेंसेज। आपने याद रखना है कि ह्यूमन एरर किसकी वजह से, पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से कोई भी लिमिटेशंस हो सकती हैं, जैसे कि इनएबिलिटी टू प्रिसाइसली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन अ स्केल। यानी आप रीडिंग लेने में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। यानी आप देखो कि आप कोई भी एक स्टॉप वॉच आपके हाथ में है और आप उससे रीडिंग ले रहे हो, तो हो सकता है कि आप जो निडल देख रहे हो या पॉइंटर देख रहे हो स्केल का किसी भी मेजरमेंट में, वो आपसे गड़बड़ हो सकती है। उसने क्या कहा है, आप किससे इसको मिनिमाइज कर सकते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले तो आपके स्टाफ की, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये नहीं कि आप बातें भी कर रहे हैं साथ साथ, तो साथ साथ रीडिंग्स भी ली जा रही हैं, फिर तो ये ज़रूर होगा। और आप कोशिश करें कि जिस तरह एडवांसमेंट का दौर है टेक्नोलॉजी का, तो उसके हिसाब से क्या करें, ऑटोमेटेड या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करें। ओके, और सेकंड वन इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इज ड्यू टू द जीरो एरर या फिर कोई भी पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। देखें आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, अब आपकी तरफ से तो पूरी आपका स्टाफ भी मेंटेन्ड है, ट्रेनिंग उसकी सारी है, लेकिन जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें ही गड़बड़ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है जी, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ से मुराद क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप वर्नियर कैलिपर से या फिर स्क्रू गेज से काम करें, तो जो वर्नियर कैलिपर है उसमें जीरो एरर हो सकती है। जीरो एरर से क्या मुराद है कि दोनों जीरोस कोइंसाइड ही नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह मिनिमाइज करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कंपेयर करोगे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ, दोनों की रीडिंग्स लोगे और क्या करोगे कि अगर जीरो एरर आ गई तो उस पर जीरो करेक्शन लगाओगे। जीरो करेक्शन ही नहीं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे। द थर्ड वन इज रैंडम एरर। रैंडम एरर डन व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स टेकन प्लेस यूजिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है जी, अब देखें आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिस तरह हम लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो एक कभी भी रीडिंग लेते हैं, 3 रीडिंग्स लेती हैं। अक्सर इस तरह होता है कि तीनों रीडिंग्स जो है उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। क्यों, इससे क्या उसने कहा था कि भाई इस वैल्यूज अलग अलग आने की कोई वजह हो सकती है, या तो टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है जी कि प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर डिफरेंस है, वोल्टेज का डिफरेंस है, तो क्या होता है, ये रैंडम एरर है। व्हेन रिपीटेड इंस्ट्रूमेंट शो द डिफरेंट रिजल्ट्स। इसको हम किससे मिनिमाइज कर सकते हैं, टेकिंग द मीन वैल्यू। हम क्या करते हैं, 3-4 वैल्यूज लेते हैं, उन सबको प्लस करते हैं, 4 से या 3 से जितनी वैल्यूज उनको डिवाइड करते हैं, हमारी प्रॉपर वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम जिक्र करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टनिटी क्या होती है, आपने हमेशा याद रखना है कि देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट मेजरमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हमेशा जो है हमारे पास परफेक्ट मेजरमेंट आएगी, कोई ना कोई गड़बड़, कोई ना कोई हो ही सकती है मिस्टेक। ठीक है जी, वेन एवर आर फिजिकल क्वान्टिटी इज मेजर्ड एक्सेप्ट फॉर काउंटिंग। काउंटिंग के अलावा जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे तो देयर इज सम अनसर्टनिटी इन द मेजरमेंट। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है। जिससे हमने एरर्स में पढ़ा था, इसमें तीनों एरर्स आ सकती है। ह्यूमन एरर भी हो सकती है, या फिर हमारे पास रैंडम एरर भी हो सकती है, हमारे पास सिस्टमैटिक एरर भी हो सकती है। मेनली अनसर्टेनिटी इज ड्यू टू द लिमिटेशन इन इंस्ट्रूमेंट। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लिमिटेशन, जैसे कि हमें पुअर कैलिब्रेशन में क्या हो सकती है, जीरो एरर हो सकती है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और अनसर्टेनिटी का आपस में क्या लिंक है। द अनसर्टेनिटी और द एक्यूरेसी मेजर्ड वैल्यू कैन बी कन्वीनियंटली इंडिकेटेड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं कि भाई जो आपकी मेजरमेंट आई है उसमें से अनसर्टेनिटी कहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। आपने याद रखना है कि काउंटिंग में 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है जी, नॉन जीरो के दौरान जितने भी जीरोस हैं वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। ठीक है जी, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ 0.004, तो ये जो 3 है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये आपने याद रखना। ओके, और जीरोस टू द राइट का यहाँ पे क्या मतलब, आपका फॉर एग्जाम्पल है 2000, तो ये जो जीरोस टू द राइट है ना, ये सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। जीरोस टू द राइट अगर सिग्निफिकेंट ना होते तो आपका 1 करोड़ रुपया भी 1 रुपये के इक्वल होता। तो आपने याद रखना है कि जीरोस टू द राइट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, इसी वजह से आपका मनी की वैल्यू होती है। ओके, अगला क्या है, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 का क्या मतलब है, अगर आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 5.23, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट है। एक्सपोनेंट से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंट है, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन
रेफर्स हाउ क्लोज मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। आपने याद रखना है कि जब भी आपने देखना हो कि आपने 2-3 दफ़ा अपने मेजरमेंट किया और वो एक दूसरे के कितने करीब आई हैं, तो ये क्या है, प्रिसीजन है। जबकि एक्यूरेसी क्या है, रेफर्स हाउ क्लोज द वैल्यूज आर टू द करेक्ट मेजरमेंट, यानी आपकी जो वैल्यू है वो इस करेक्ट मेजरमेंट के कितने करीब है, इसको चेक करेंगे तो एक्यूरेसी है। और जितना आपस में उनका डिस्टेंस है, आपस में कितना क्लोज है, वो क्या है, प्रिसीजन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जो करेक्ट वैल्यू है वो यहाँ पे थी 8.2। ठीक है जी, आपकी जो वैल्यूज आई है, एक वैल्यू आई है 8.1 है, ये एक आई है 8.0 है, और एक आई है 7.9। ये क्या हमने चेक किया, एक्यूरेसी, कि ये सारी वैल्यूज करेक्ट वैल्यू के कितने करीब थी। ठीक है, और प्रिसीजन का क्या मतलब है, प्रिसीजन का मतलब है कि वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज है। जैसे हमारे पास 8.1 आई है, 8.0 आई है, 7.9 आई, तो इनके दरमियान प्रिसीजन कितनी क्लोज है, 0.1 आपस में एक दूसरे के क्लोज है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में हमने क्या करना है, बस हमारे पास चंद रूल हैं जिनको हमने याद रखना है। अगर आपका लास्ट डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 होगा तो आपने रिटेन नंबर, जो लास्ट नंबर है उसको क्या करना है, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल हमने इस नंबर को ख़त्म करना है 5.6, हमने क्या करना है, इसमें राउंड को ऑफ करना है। ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 के अंदर हमने एक प्लस किया और इसको ख़त्म कर दिया। जिस डिजिट को आपने ख़त्म करना है आपने इसको देखना है। ठीक है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 रिमेन द रिटेन नंबर एज इट इज़। 3.2 लास्ट डिजिट को हमने खत्म करना था, ये 5 से छोटा है तो हमने क्या किया, इसको खत्म कर दिया और 3 को एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है जी, अगर उसने कहा लास्ट डिजिट यहाँ पे एग्जैक्टली 5 होगा तो हमने क्या करना है कि अगर ओड होगा तो उसको इंक्रीज कर देना इसकी तरह। ठीक है, लेकिन अगर इवन होगा तो हमने उसको ऐसे ही रहने देना। इन शॉर्ट, अगर वो ओड होगा तो हमने किस तरह उसको बिहेव करना 5 को कि वो लार्जर देन 5 है, लेकिन अगर वो इवन होगा हमने ऐसे बिहेव करना, ऐसे वो क्या है, लेस देन 5 है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है तो हमने क्या करना होता है, इसको इंक्रीज कर देना। जैसे यहाँ पे ये 5 है, इसको हमने खत्म करना था, इसके साथ क्या था, ऑड नंबर, तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक को प्लस कर दिया। लेकिन अगर 5 के साथ इवन नंबर होगा तो हमने इसको ऐसे लिख रहने देना। ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, रिस्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।